हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 13 अप्रैल और आज की जो न्यूज़पेपर की डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द कोट। जो कोट है आज कुछ खास ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कोट काफ़ी बार मैं देख चुका था तो इसको डिस्कस करना बनता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई बार हमारा जो मोराल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन वो चीज़ें कई बार हमारे लिए काम कर रही होती है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है यू नो यू आर विनिंग व्हेन यू सी यू आर बीइंग कॉपीड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है और हमें सबको अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको कॉपी कर रहा है इसका मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो, अपनी विनिंग स्ट्रीक की तरफ जा रहे हो। और वन कैन स्टील आइडियाज़, आपके जो आइडियाज़ है वो स्टील किए जा सकते हैं। आपने किसी को कुछ बताया, वो आइडिया वहाँ पे स्टील हो सकता है, बट जो उसकी एग्जीक्यूशन है और उसके लिए जो पैशन है वो आइडिया के पीछे, वो कभी भी स्टील नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपका खुद का है। और इसी तरह से क्या होता है, हमारा नॉलेज है जो, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी बंदा चुरा के नहीं लेके जा सकता। तो वो जो चीज़ है, इसी वजह से हमने जो सबसे पहले ये कोर्ट वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही थी कि अगर किसी बंदे को पूछा गया कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने बोला था नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो चलिए अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है, यहाँ पे अपना ब्रेक लेना और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन सोलर पैनल्स को लेकर और आपने इनकरेक्ट बताना है। दूसरा क्वेश्चन है लिक्विडिटी को लेकर और इसमें भी आपने इनकरेक्ट बताना है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है माउंटेन पासिस को लेकर, इसमें आपने क्या बताना है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है। और फिर आता है हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर, इसमें जो कमेटी का नाम है वो आपने बताना है। तो आप इसको पहले सॉल्व करके देखोगे, अंत में इसके जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी पहले आप क्या करो, पहले प्रॉपर वे में हम क्या करते हैं, हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की वो क्या है कि श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया $51 बिलियन डेट डिफॉल्ट टू कॉम्बैट क्राइसिस। ठीक है, तो $51 बिलियन का जो डेट डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी भी बीओपी क्राइसिस है या फिर कोई भी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ जो बाहर निकल के आती है या तो जो नेबर्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू हेल्प श्रीलंका इंपोर्ट इसेंशियल आइटम्स। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ के जो शेल्फ्स हैं, जो चीज़ें हैं जो श्रीलंका के लोगों की वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ी हैं, सुपरमार्केट्स खाली पड़ी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कि भाई जो इंडिया है उसने पहले तो क्रेडिट लाइन दे दिया था, एज अ नेबर बहुत अच्छी जो चीज़ है निभाई। और ये जो चीज़ है यहाँ पे जब इंडिया ने ये चीज़ की, तो यू कैन कोट इन दी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस वे में जो इंडिया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे प्रमोट करता है। नंबर 2, जब भी किसी कंट्री पे इस तरह के क्राइसिस आते हैं या फिर बीओपी क्राइसिस आते हैं, तो जो कंट्री है वो किसके पास जाती है, IMF के पास। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो IMF है। ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूज़ से निकल के जो टर्म आई है वो हमारे पास कौन सी आई है, IMF। इसको एज अ स्टैटिक पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो IMF है पहले जो इनिशिएटेड हुआ था 1944 में। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। और ये हुआ कहाँ पे था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और IMF के साथ में आपको पता होगा जिसको हम ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं, वो क्या है, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक। तो दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। जो IMF है वो ऑपरेशन में आया 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और ये फोकस करती है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। ठीक है जी, कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो चीज़ है वो काम करती है कौन, IMF काम करती है बड़े अच्छे वे से। ये जो IMF है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किस चीज़ की, UN की, यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसका नाम क्या है, IMF। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जो IMF है वो इनिशियली फॉर्म हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944, और इसमें 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे जब ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। और ये जो दोनों चीज़ें वर्ल्ड बैंक और अगर मैं IMF की बात करूँ तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद में आई थी, क्योंकि उस टाइम पे एक तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, दूसरा जो बीओपी क्राइसिस थे या फिर डेट क्राइसिस थे, डेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था कि आपने रिकंस्ट्रक्शन का काम करना, और IMF को बनाया गया था कि आपने जो क्राइसिस है उन चीज़ों को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने याद रखना। और जो IMF है यहाँ पे
कई बार क्वेश्चन आता है जो हमारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं तो उनमें पूछा जाता है या बैंकिंग में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है कि ऑपरेशनल कब हुआ था। ऑपरेशनल डेट आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, 27 दिसंबर 1945 को ये जो IMF है वो क्या हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था। तो ये चीज़ को आपने क्या करना है, प्रॉपर वे में याद रखना है। तो ये तो था IMF के बारे में। नंबर 2 हमें ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका की वर्ल्ड मैप में पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये तो एक चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो पार्क स्ट्रेट है वो एडम ब्रिज के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। और पार्क स्ट्रेट ये वाली चीज़ होगी यहाँ पे, दिस इज पार्क स्ट्रेट। और ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने याद रखनी है, दिस इज नथिंग बट दी जाफना पेनिनसुला। तो आपसे पूछा जाएगा कि जाफना पेनिनसुला श्रीलंका के किस वाली साइड पे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे ये कुछ नॉर्थ वेस्ट की जो पोजीशन है श्रीलंका की, वहाँ पे हमें जाफना या जाफना पेनिनसुला दिखाई देता है। जाफना पेनिनसुला के बाद में अगर वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ टू साउथ आपने जो चीज़ें हैं उनको लगाना है, तो सबसे पहले आपने जाफने लगानी है। नंबर 2 आती है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट, नंबर 3 एडम ब्रिज आता है और नंबर 4 यहाँ पे आपको नजर आएगी गल्फ ऑफ मन्नार। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है। सो श्रीलंका मैप लोकेशन, ये चीज़ आप याद रखोगे। और श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हम्बनतोता पोर्ट कहाँ पे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये जो साउथ वाली डायरेक्शन है, जो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन है श्रीलंका की, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, हम्बनतोता पोर्ट मिलेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बार बार न्यूज़ आती रहती है और ये हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मैप है ये किसका है, worldatlas.com से मैंने उठाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। एक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे आप फोटो देख रहे होगे कि टेंट के अंदर ये लाइट्स वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। और ये हो क्या रहा है यहाँ पे कोई कैंपेनिंग नहीं हो रही, दिस इज़ नॉट अ कैंपेनिंग, है ना, ये कैंपेनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो, या फिर जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कहाँ पे हुए हैं, गैलेफेस के आगे इकट्ठे हो गए। और ये है क्या, एक स्ट्रेच है कोलंबोज ब्रीजी सी फ्रंट का। कोलंबोज ब्रीजी सी फ्रंट का एक जगह है गैलेफेस, वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे आगे जो लोग हैं ये टेंट बना के बैठ गए हैं। ये 4th डे और वहाँ पे एक ही डिमांड है कि भाई आप ये जो सीट है वहाँ पे जो राजा पक्सा जी उनको बोला जा रहा है प्रोटेस्टर के द्वारा कि भाई आप ये सीट छोड़ दो, क्या पता जो सिचुएशन है कंट्री की किसी न किसी वे से नए बंदे आने से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है उनको। और ये रिक्वेस्ट है जो अपना जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से दिखा रहे हैं, ये टेंट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो इसका जो नाम रख दिया गया है टेंट सिटी रख दिया गया है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा टेंट सिटी है क्या, तो टेंट सिटी इज़ नथिंग बट ये वाली चीज़, आपने इस चीज़ को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तौर पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो क्या है, अगेन एक फोटो आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था ऑन द ईव ऑफ 103 ईयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग में किस तरह से जो लोग निहत्थे लोग थे उन पे गोलियां चला दी गई थी पंजाब में। तो वहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है, तो लोग विजिट कर रहे हैं। 103 ईयर्स हो चुके हैं उस चीज़ को, है ना। आपको पता है 1919 में ये वाली जो घटना है वो हुई थी, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना, जिसको देखते हुए सोचते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि भाई जो ये कॉम्प्लेक्स है दिस इज़ नथिंग बट अ मेमोरियल, है ना। और ये डेडिकेटेड किया गया है कि जो लोग वहाँ पे भगदड़ मच गई और कई लोगों ने कुओं में छाल लगा दी, है ना। तो इसमें क्या है कि जो गोली का ऑर्डर है वो किसने दिया था, वो दिया था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कब थी, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, प्रॉपर वे में याद रखनी है। और ये हुआ क्यों था इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये जो ट्रेजेडी है इसको हम बोलते हैं मैसेकर ऑफ अमृतसर, जहाँ पे इनह्यूमन अप्रोच की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे बोला कि अगर हमने आज इनको जाने दिया वापस घर में, तो ये जो लोग हैं या फिर कोई भी क्राउड है हम पे दोबारा हंसता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो बड़ा बहुत ही गलत जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और बहुत गलत वे से वहाँ पे पंजाब के लोगों पे गोलियाँ चलाई या इंडिया के लोगों पे गोलियाँ चलाई। तो इस इवेंट से पहले प्रीक्लूड टू दी
इवेंट हो क्या रहा था, जो मैसेकर था अप्रैल 1919 का, वॉज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ठीक है, वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इसकी बैकग्राउंड में भी कई चीज़ें चल रही थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर जो 1 है, वहाँ पे हमें पता चला 1940 1918 की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इनेक्ट की थी सीरीज ऑफ रिप्रेसिव इमरजेंसी पावर्स, जिसकी इंटेंशन क्या थी कि हम सबवर्सिव जो एक्टिविटीज़ है उसको कॉम्बाट कर दें, हम लोगों को दबा लें। 1940 1980 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। नंबर 2, यहाँ पे जो इवेंट है वो हमें क्या नजर आया, रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट का मतलब था ब्लैक एक्ट जिसको हम बोलते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स की ऑथराइजेशन थी या गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन दे दी कि आप विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी वारंट किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते हो, किसी को भी कन्फाइन कर सकते हो, लेके जा सकते हो। इसी एक्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, इसी एक्ट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए क्या हुआ था कि जो 2 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए थे। और 2 प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और एक बंदा हिंदू था और एक बंदा मुस्लिम था, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी यहाँ पे एक अच्छे वे से सिंबल दिखा रहे थे। लेकिन इन दोनों लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया गया। उस चीज़ के बाद में 13 अप्रैल 1919 को जो 10,000 लोग हैं वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिगेडियर जनरल डायर है वो वहाँ पे गोली चलाने का जो ऑर्डर है वो दे देता है, और आपको रेस्ट इज द हिस्ट्री। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग टुक प्लेस, किलिंग 100 ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की यहाँ पे किलिंग्स की जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन जलियांवाला बाग जब इंसिडेंट हुआ, जब मैसेकर हुआ, उसके बाद में होता क्या है, जब ये चीज़ होती है तो ये शूटिंग को ये फॉलो की जाती है कि मार्शल लॉ यहाँ पे पंजाब में इनेक्ट कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने अपना जो नाइटहुड था उस टाइम पे रिनाउंस किया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जिनको टाइटल मिला था केसरे हिंद का, क्यों मिला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दिया था, उन्होंने बोइर वॉर में, साउथ अफ्रीकन वॉर में वहाँ पे काम किया था, तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया, वापस दे दिया, कहते हैं यार ले जाओ। फिर उसके बाद में वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें एक बंदा था जिसका नाम था चेतूर शंकरन नायर, ठीक है, उसने भी, बंदे ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट इन दी प्रोटेस्ट। और जो लॉर्ड कैमल्सफोर्ड हैं वो उस टाइम पे क्या थे, वाइस रॉय थे। फिर इस चीज़ को देखने के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो ब्रिटिशर्स ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसका नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, और ये बनी कब थी, 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आई। और यहाँ पे इंक्वायर करने के लिए बोला गया अबाउट दी मैसेकर। इट लेटर केम टू बी नोन एज दी हंटर कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ द चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर। यहाँ पे इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। तो हंटर कमीशन 1920 में बोला कि जो डायर ने काम किया वो गलत है, लेकिन अंदर से ये खुश थे, अंदर से ये जो ब्रिटिशर्स थे वो खुश थे, क्योंकि मॉर्निंग पोस्ट एक न्यूज़पेपर था जिसने पैसे वगैरह भी इकट्ठे करके दिए थे, मनी इकट्ठी करके दी थी, किसको, डायर को। सरोपे पहनाए गए इन लोगों को, ठीक है, डायर को, जिसने कितना गंदा काम किया उसको सम्मानित किया जा रहा था, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो इस चीज़ को देखते हुए एक नॉन ऑफिशियल कमेटी भी बनी जिसमें मेंबर्स थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास त्याबजी, MR जयकर, गांधी, टुक इनटू दी शूटिंग्स। उन्होंने भी अपना देखा कि यार हम देखते कितने लोग, इन्होंने तो यहाँ पे ये भी बताया कि बहुत कम लोगों की डेथ हुई है ना, बहुत कम लोगों की यहाँ पे शहीद हुए हैं, बहुत कम लोग, जिसको बिना मतलब से मार दिया गया, और बिना, वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े बुजुर्ग भी थे, जवान लोग भी थे, है ना, सबको इन्होंने क्या किया, बहुत गंदे वे से मारा। लेकिन इस चीज़ का फिर बदला लेने के लिए हमारे उधम सिंह जी, जो कि सुनाम डिस्ट्रिक्ट, जो सुनाम से आते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है संगरूर है, वहाँ से जाके उन्होंने फिर वहाँ पे लंदन जाके वहाँ पे उनको वहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक एडिटोरियल है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, इसको अच्छे वे से डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 पैराग्राफ में लिखा हुआ है एक मर्जर किया जा रहा है टू बेटर मैनेज द इंडियन रेलवेज। यहाँ पे जो IRMS है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, एक ये लाई गई है, और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक सर्विस लाई गई है, IRMS। तो इसमें लिखा ये गया है कि 10 ऐसी सर्विसेज हैं ग्रुप A की जो कि इंडियन रेलवेज में है, उसमें से 8 सर्विसेज को निकाल के मर्ज करके एक सर्विस बनाई गई जिसका नाम है IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो इसमें किस किस को मर्ज किए गए ये तो हमारा मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन आगे बात करते हैं थ्रू द UPSC। ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ये अच्छे वे से करेगा कौन, यहाँ पे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे करेगा UPSC इसको कंडक्ट करेगा, ठीक है। और UPSC करेगा क्या, यहाँ पे 4 लाख एप्लीकेंट्स होंगे जो कि अप्लाई करेंगे UPSC को, है ना, उसमें से फिगर आउट किया जाएगा कि डिमांड क्या है, और 30 साल वो बंदा किस वे से काम करेगा, और वो क्राइटेरिया क्या रहेगा, जॉब की डिमांड क्या है, उसको भी एक अच्छे वे से देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड वर्क है,
यहाँ पे जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें फिक्स्ड आवर्स में काम करना है कि भाई हमें तो 9 to 4 ही काम करना है जी, 10 to 4 काम करना है, तो वो वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे वो कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राजेश गुप्ता और कमलेश गोसाई ने लिखा है कि भाई ये चीज़ नहीं होती। आपका जो टिपिकल डे है वो स्टार्ट होता है 6 AM, जो कि आपको पूरा प्रॉपर फील्ड पोस्टिंग में आपको 6 AM उठ के वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और देर आर ऑल्सो कंट्रोल ऑफिस कॉल्स एट ऑड आवर्स इन द नाइट, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर आपको रात में भी कॉल आ सकती है। सो सेफ्टी ऑपरेशंस को मेंटेन करना है, पंक्चुअलिटी को देखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ का पार्ट होता है। तो ये वो लोगों के लिए प्रोफाइल नहीं है जो प्रोफाइल चाहते हैं कि भाई हमें एक लिमिटेड टाइम में भी हम काम करें, वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। दो द यूपीएससी विल रिक्रूट अ फ्यू हंड्रेड आईआरएमएस ऑफिसर्स, हर एक साल में करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो नंबर है वो हमेशा कम ही रहेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस नज़र आती है ट्रेनिंग की भी। जो ट्रेनिंग है वो भी एक अच्छे वे में होनी चाहिए, क्योंकि जो रेलवेज़ है वो बहुत अच्छे वे से काम करता है, नॉट ओनली पैसेंजर के लिए लेकिन फ्राइट के लिए भी, है ना। फ्राइट कॉरिडोर्स भी हम बना रहे हैं, तो इसमें जो हमारा एक चीज़ है $5 ट्रिलियन इकॉनमी को हमने अचीव करना है, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देता नजर आएगा। यहाँ पे चांस फॉर द रिवैम्प्ड ट्रेनिंग में क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि जो इंडियन ट्रेनिंग है उनको फोकस करना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे, है ना, बिजनेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस करना, वो सारी ट्रेनिंग को इसमें यहाँ पे डालना चाहिए। और इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था जिसका नाम था आई-गोड प्रोग्राम। आई-गोड प्रोग्राम का मतलब है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द करियर प्रोग्रेशन ऑफ द आईआरएमएस ऑफिसर। ये जो फ्यूचर आईआरएमएस ऑफिसर्स हैं इनको कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, ठीक है, राउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा, राउंड द ईयर ऑफ ऑपरेशंस काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि ऑप्ट करेंगे आईआरएमएस को, वो बोला जा रहा है सिविल सर्विसेज के थ्रू, वो एस्पिरेशनल और अजाइल लर्नर्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अकेला, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू सर्व द कंट्रीज लाइफलाइन, क्योंकि ये ट्रेन लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बात करेंगे कि भाई ये इंजन ऑफ द इकोनॉमी भी है जिसको वो चार्ज करेंगे। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी भाई, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्डलेस कैश विदड्रॉल्स एट एटीएम, इस तरह की न्यूज़ आ रही है। भाई पहले क्या होता था, हमें एटीएम में जाना पड़ता था और वहाँ पे एटीएम मतलब एंटर करके वहाँ से हम पैसे निकाल लेते थे, लेकिन अब ये जो पोजीशन है ये आ चुकी है कि आपने जाना है वहाँ पे, आपको यूपीआई का बटन एंटर करना है, वहाँ पे क्यूआर जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा, आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल से, वहाँ पे अपने अमाउंट भरनी है और अपना कोड भरना है। जो मशीन है एटीएम की वो डिस्पेंस कर देगी, क्या वो डिस्पेंस कर देगी कैश को। ये वाली जो स्कीम है कुछ बैंक्स पहले प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो बैंक्स प्रोवाइड करते हुए ट्रांजैक्शन जो फीस है 25 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते थे, लेकिन अब ये जो चीज़ है कुछ लिमिटेड बैंक्स नहीं, सारे बैंक्स के लिए कर दिए किसने, आरबीआई ने। तो ये जो फीचर है ये क्या करेगा, कंज्यूमर को यूपीआई ऑन देयर स्मार्टफोन्स टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम द एटीएम, ये जो हमने चीज़ डिस्कस की। फिर उसके बाद में ये वर्क कैसे करेगा, वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एटीएम्स आर एक्सपेक्टेड टू शो एन ऑप्शन के फॉर विड्रॉइंग कैश यूजिंग यूपीआई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वंस अ यूजर सेलेक्ट दिस ऑप्शन दे कैन इनपुट द अमाउंट टू बी विड्रॉन और एंड अ क्यूआर कोड विल बी जनरेटेड ऑन द एटीएम स्क्रीन। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे पिन भरना है आपने और पैसे यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे इशू क्या है, डज दिस टेक्नोलॉजी सॉल्व, यहाँ पे इशू सॉल्व होएगा दो चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ होती है स्कीमिंग, कार्ड की स्कीमिंग, और एक होती है क्लोनिंग, ठीक है, कार्ड क्लोनिंग। ये दोनों चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। किस तरह से, कार्ड स्कीमिंग क्या होती है, कार्ड स्कीमिंग होती है जो आपका डेटा है उसको चुराना, और ये डेटा चुराया जाता है कहाँ से, जो कि आइसोलेटेड एटीएम मशीन्स है, वहाँ पे जो लोग हैं वो जाते हैं और अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पास एटीएम में डालते हैं, और जो मैग्नेटिक चिप है आपके कार्ड की उसको कॉपी कर लिया जाता है, और कॉपी करने को हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। और इससे वो जो चीज़ है वो ट्रांजैक्शंस है, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं, और वो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, यूपीआई कर दिया। लिमिटेशंस मैंने आपको पहले बताई, 25 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगता था और लिमिटेड बैंक्स पहले से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी ये सभी बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस चीज़ के आने से क्या डेबिट कार्ड्स बंद हो जाएंगे, नहीं जी, डेबिट कार्ड बंद नहीं होंगे। डेबिट कार्ड क्योंकि सिर्फ कैश निकालने के लिए नहीं यूज़ किए जाते, वो काफ़ी और चीज़ों में भी हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नो एल नीनो एक्सपेक्टेड, कोई एल नीनो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, और इंडियन मानसून क्या रहेगी इस बार, नॉर्मल मानसून हमें दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये एल नीनो चीज़ है क्या।
देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर है और ये है एल नीनो ईयर। नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गर्मियों में क्या हो जाता है, लो प्रेशर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे एक वार्म करंट है, वार्म करंट की वजह से जो हाई प्रेशर है वो थोड़ा सा नेगेटिव में हम यहाँ पे लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, बिकॉज के यहाँ पे एक नॉर्मल करंट जो चलता रहता है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ है वो कौन सी रहती है, यहाँ पे हाई प्रेशर प्लस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल करंट है वो कोल्ड करंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो नॉर्मल करंट यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं पेरूवियन करंट। यहाँ पे ये जो करंट है पेरूवियन करंट है, पेरूवियन करंट विच इज़ अ, यहाँ पे जो पेरूवियन करंट है विच इज़ अ, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोल्ड वाटर करंट। तो ये जो कोल्ड वाटर करंट है यहाँ पे ये क्या करेगा, हाई प्रेशर पॉजिटिव में कर देगा। यहाँ पे एक वार्म वाटर करंट है तो हाई प्रेशर नेगेटिव में कर देगा। मतलब थोड़ा सा हाई प्रेशर तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या रहता है, लो प्रेशर बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से कम हाई प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करते हैं, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो क्या करेगी, मॉइस्चर गेन करेंगी। तो यहाँ से जो चीज़ है यहाँ पे जाती है, तो ये जो बारिश है वहाँ पे हो जाती है। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में एक चीज़ है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं वॉकर सेल। वॉकर सेल क्या करता है, यहाँ पे अगर वॉकर सेल नहीं घूमेगा तो ये जो ठंडा पानी यहाँ पे आ रहा है, ठंडा पानी मतलब कोल्ड वाटर जो आता है, तो ऑब्वियसली नीचे से वो लेकर आता है ना, क्योंकि वो रिप्लेस करता है गर्म पानी को। तो एल नीनो में जो ठंडा पानी था यहाँ पे वो रिप्लेस नहीं हो पाता, तो कोल्ड वाटर करंट नहीं होता, यहाँ पे वार्म करंट आ जाता है, एक्सट्रीमली वार्म होता है एज कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो पॉजिटिव, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे आपको पता है मैंने क्या बोला, यहाँ पे एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे गर्म जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर करंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ जाता है। बिकॉज जो वॉकर सेल है वो धीरे हो जाता है। धीरे का मतलब अगर वो बहुत तेज घूमेगा वॉकर सेल, तो जो पानी है वो नीचे से लेकर आएगा, जो नीचे वाला पानी है वो ठंडा होता है ना ओशन में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो वॉकर सेल है वो क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रिप्लेस हो नहीं पाता, और नॉर्मल पानी जो ठंडा होता है वो भी पीछे आ जाता है, क्योंकि वो भी रिप्लेस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे वार्म वाटर करंट आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जो विंड है यहाँ पे मूव करनी स्टार्ट कर देते हैं, जो सारी बारिशें यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे इंडिया में जो बारिश है वो कम आती है इन चीज़ एल नीनो में। तो एल नीनो वो कहते हैं एक्सपेक्टेड नहीं है, वो नहीं आ रहा, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे जो बारिश है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, एक ला नीना भी होता है। तो एक तो हो गया एल नीनो, दूसरा हो गया ला नीना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक हो गया यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडिया। तो नॉर्मल अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे पेरूवियन करंट है विच इज़ नॉर्मली कोल्ड करंट। ठीक है, कोल्ड करंट है विच इज़ नॉर्मली यहाँ पे कोल्ड करंट है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला है ये नॉर्मली क्या है, वार्म करंट। नॉर्मल कंडीशन की मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर एल नीनो की यहाँ पे नीचे बात करेंगे, फिर ला नीना की। तो कोल्ड करंट था यहाँ पे, तो कोल्ड करंट की वजह से जो प्रेशर है लेस दी टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई होता हमें दिखाई देगा। हाई प्रेशर पॉजिटिव, यहाँ पे हाई प्रेशर तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे ठंड है, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम रहेगा बिकॉज यहाँ पे वार्म करंट है। लेकिन इंडिया में तो गर्मी है इस टाइम पे, तो लो प्रेशर है, तो यहाँ से विंड मूव करेगी इस वाली साइड से इधर और यहाँ से इधर, तो जो बारिश है वो नॉर्मल केस में आती रहेगी। लेकिन एल नीनो में मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि एल नीनो में जो वॉकर सेल है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उसकी स्पीड, तो जिसकी वजह से पानी रिप्लेस नहीं होता, और पानी रिप्लेस अगर नहीं हो गया तो यहाँ पे जो करंट है वो कौन सा आ जाता है, यहाँ पे वार्म करंट, एक्सट्रीम लेवल का, साउथ अमेरिका वाली साइड पे। वार्म करंट के आने से यहाँ पे प्रेशर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जो प्रेशर था वो क्या था, हाई प्रेशर, थोड़ा सा नेगेटिव में क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट था। लेकिन इंडिया में क्या था, लो प्रेशर। लेकिन जो विंड है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो जो बारिश है वो सारी इधर ही स्टार्ट हो जाएगी डलनी, तो या हमारे इंडिया में जो बारिश है वो कम आएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर वॉकर सेल बहुत ही ज़्यादा उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, अगर वॉकर सेल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे हमारा इंडिया। तो इंडिया में तो लो प्रेशर हमें पता ही है, और हाई प्रेशर यहाँ पे था थोड़ा सा नेगेटिव में। लेकिन साउथ अमेरिका में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाई प्रेशर पॉजिटिव 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 हो जाए
जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ चुका है, ला नीना। ला नीना कब आता है यहाँ पे, क्योंकि वॉकर सेल की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा आएगा नीचे से, तो ला नीना इज़ अ कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, विंड यहाँ पे मूव करेगी और यहाँ से इंडिया की तरफ मूव करना यहाँ पे हमें दिखाई देगी। तो दिस इज़ अबाउट दी ला नीना एंड एल नीनो। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि झारखंड में जो ये रोपवे है उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के होने से आपको पता है काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसको 14 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। मोर रेस्क्यूड है ना, टोटल काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो कि 40 आवर्स के लिए मिड एयर में लटके रहे। 60 टूरिस्ट जो कि 4 बजे से वहाँ पे लटके हुए थे, तो उसको बचाया IAF के हेलीकॉप्टर ने, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने, लेकिन वहाँ पे बड़े बुरे हाल हो रखे थे उनके। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ये हिल्स कौन सी थी, त्रिकुट हिल्स थी। और ये चलो थोड़ा एक फैक्ट याद रखने वाला है कि त्रिकुट हिल्स झारखंड में है। लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, यही चीज़ होम सेक्रेटरी जो अजय भल्ला है वो भी मांग रहे हैं स्टेट से रिटर्न में, क्योंकि दो जो ये रोपवे हैं यहाँ पे कोलाइड होते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। कहीं तो जब रेस्क्यू कर रहे थे, 60 ईयर्स ओल्ड एक वीमेन थी, फेल टू हर डेथ वाइल बीइंग विंच्ड अप टू अ हेलीकॉप्टर, रेजिंग द डेथ टोल टू 3। ठीक है, जो ऊपर लेके जाया जा रहा था, तो तब भी ये चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आई। तो ये जो चीज़ है, बड़ी बुरी घटना जो हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ें उसको अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशन या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये जो कुछ सिचुएशन या कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर किए हैं, ये ANI की है, और ये यहाँ पे पिक्चर है कि भाई इस तरह से लटक लुटक के यहाँ पे बचाते हुए दिखाई हमें दे रहे हैं। चलिए लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि भाई प्रीलिम्स के क्वेश्चन। यहाँ पे सोलर पैनल्स के लिए इनकरेक्ट बताना था आपने, आई होप आपने अटेम्प्ट करके देखे होंगे। नंबर 1 है सोलर पैनल्स प्लेस्ड इन दी हॉट सन आर लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी देन दोज इन कोल्ड क्लाइमेट। ये बिल्कुल सही है भाई, ये क्योंकि सोलर पैनल्स को लाइट की ज़रूरत होती है, ना कि हीट की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नंबर 2, सोलर पैनल्स नीड ओनली लाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीट रिड्यूसेस देयर एफिशिएंसी। ठीक है, जो हीट है वो एफिशिएंसी यहाँ पे कम होती दिखाई देती है हमें। तो ये जो चीज़ है ये भी बिल्कुल क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है इन इंडिया द बेस्ट प्लेस टू पुट अप अ सोलर प्लांट इन दी कोल्ड लद्दाख रीजन वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ लाइट एंड प्रैक्टिकली नो हीट। तो ये भी अगर हम दोनों ऑप्शन हमें पता है कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो तीसरा भी हमारा सही होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या ढूंढना था, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो नन ऑफ द अबव इज दी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। नेक्स्ट है लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी के बारे में भी हमने क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कहते हैं लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी और बैंक टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जो लिक्विडिटी है वो एक एबिलिटी है कंपनी की और बैंक की टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लिक्विडिटी तो भाई ये होता है कि आपका फ्लो कितना मनी का है ना, कि वो कितनी लिक्विड है, वो कितनी आगे जा सकती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया अगर पहला, तो ये भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है। सी या डी में से आंसर रहेगा। नंबर 2 द मोस्ट लिक्विड एसेट फॉर ऑल इज द कैश बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट इजीली। ये बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो कैश से ज़्यादा लिक्विड कोई चीज़ ही नहीं है। नंबर 3 SLR statutory liquidity ratio is a minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash only। नहीं, liquid cash only नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे गोल्ड आ गया, ठीक है जी, और हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई। तो 2-3 चीज़ें इसमें आती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्योंकि हांगकांग के रिसर्चर ने फाइंड किया कुछ ना कुछ सोलर पैनल्स के बारे में, जो कि ऊपर हमने उसमें पढ़ा है। पहली चीज़ तो हॉट सन्स आर लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 यहाँ पे हमने ओनली लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह से कोल्ड लद्दाख रीजन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की बड़े अच्छे वे से। नेक्स्ट यही सेम चीज़ लिक्विडिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगती होगी तो आप PDF से देख सकते हो, या फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वीडियो अपलोड होने के कुछ 2-3 घंटे बाद वो PDF वहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, माउंटेन पासिस की तरफ। कहते जी जो कोरला घाट है वो लोकेटेड है ऑन दी अरावली माउंटेन रेंज बॉर्डरिंग राजस्थान एंड गुजरात। इसमें हमने करेक्ट बताना है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गोवा महाराष्ट्र वाली साइड पे है। तो अगर पहला गलत है तो ये भी गया और ये भी गलत, या तो सी या डी।
जलपेला पास कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ये बिल्कुल सही है। अगर सेकंड सही है तो सी विल बी दी ऑप्शन, तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा फिर भी देख लेते हैं। खैबर पास कनेक्ट्स इंडिया विद अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। अच्छा, कनेक्ट्स इंडिया विद अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान, नहीं ये भी गलत है क्योंकि ये मुझे लगता है पश्तून वाली वहाँ पे जगह पे है। ठीक है, लिखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। आइडेंटिफाई द कमेटी एसोसिएटेड विद द EWS। अजय भूषण पांडे, भगवान लाल सानी कमेटी, SK बोस कमेटी और GK पिलाई कमेटी। तो EWS के लिए जो कमेटी है वो है अजय भूषण पांडे कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। अजय भूषण पांडे कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने अनाउंस किया कमेटी टू रिविजिट द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि भाई इस चीज़ को दोबारा से देखा जाए कि जो आपने क्राइटेरिया EWS के लिए रखा है 8 लाख वाला, उसको दोबारा से देखा जाए। ये जो अजय भूषण पांडे ये है कौन? ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इंडियन काउंसिल ICC SSR मेंबर सेक्रेटरी VK मल्होत्रा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव जो सन्याल जी हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 13 अप्रैल न्यूज़पेपर। आप हमारी अगली अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो PDF वगैरह उसकी अपडेट्स के लिए सिविल्स विद आकाश जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ हैविंग मोर देन 4000 सब्सक्राइबर्स। तो वहाँ से आपको नॉट ओनली ये PDF, वहाँ पे आपको मेंस का जो कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।